देखो दोस्तों, अपने जो है जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट जेट की तैयारी कर रहे हैं और अब जो पुराने स्टूडेंट रिट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके या व्यक्तिगत संपर्क करके ये बताया कि सर कोशिका पढ़ाओ, आप पहले कोशिका पढ़ाओ, क्योंकि जेट में भी है और रिट जो कंपटीशन है उसमें भी है। तो मैं उनको देखते हुए या उनकी जो है रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैं आज कोशिका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और देखो, जीव विज्ञान के अंदर अगर हमें कोई चीज़ समझनी है तो पहले आधारभूत संरचना के बारे में जरूरी है। ये फाउंडेशन नॉलेज के लिए हमें कोशिका का पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका। जो जेट के स्टूडेंटों को और रिट के स्टूडेंट और फाउंडेशन जो है, चाहे वो 11वीं 12वीं, सब में फाउंडेशन के लिए जो है कोशिका का के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? अपन बात कर रहे हैं अभी कोशिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन इस कोशिका को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, कोशिका क्या है? तो कोशिका की जो परिभाषा है वो क्या है? कोशिका की परिभाषा, पहले कोशिका की परिभाषा देखो। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? कोशिका या सेल क्या है? तो देखो बेटा, कोशिका या सेल क्या है? सजीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जननक्षम इकाई को कोशिका कहते हैं। ध्यान से सुनना, पहले किताबों में ये थी संरचनात्मक क्रियात्मक, लेकिन जननक्षम इकाई भी कोशिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर मास्टर मॉलिक्यूल पदार्थ डीएनए पाया जाता है। तो कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? सजीव की संरचनात्मक कोमा क्रियात्मक एवं जननक्षम इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक, क्रियात्मक और जननक्षम इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। क्योंकि कोशिका सजीव को संरचनात्मक, क्रियात्मक और जननक्षम ढांचा प्रदान करती है। संरचनात्मक, क्रियात्मक तो पहले जुड़ा हुआ था, अब ये जननक्षम, क्योंकि कोशिका के अंदर मास्टर मॉलिक्यूल पदार्थ मास्टर मॉलिक्यूल पदार्थ डीएनए पाया जाता है। तो ये क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो डीएनए होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुणों को सहन करता है या पहुंचाता है। तो ये जो किस में पाया जाता है? मास्टर मॉलिक्यूल पदार्थ कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका क्या होगी? सजीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं क्या जननक्षम इकाई हो गई। ठीक है, तो सजीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? अपन कोशिका कहेंगे। ये तो बात आती है देखो किसकी? कोशिका की परिभाषा की। दूसरी बात, अब देखो कोशिका, जैसे मान लो अपन कोई अपने शरीर का जो या कोई भी जंतु का या पादप का निर्माण एकल कोशिका या एक कोशिकाओं के जुड़ने से होता है। जैसे मान लो अपन मकान बनाते हैं तो मकान का निर्माण एक एक ईंट से होता है। तो जैसे एक मकान के अंदर लाखों करोड़ों ईंटें लग जाती है, तो वैसे ही क्या है कि अपने शरीर के अंदर भी जो है कोशिका के मिलने से शरीर से उत्तक से अंग और अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर का निर्माण
होता है। तो एक प्रकार से इकाई रचना होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका और कोशिकांगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान, उसे क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। एक आजकल एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका विज्ञान क्या है, साइटोलॉजी क्या है, इसकी हिंदी बना करके इसे पूछ ले जाते हैं, साइटोलॉजी क्या है, लॉजी, साइटोलॉजी क्या है। तो देखो साइटोलॉजी क्या है, जिसमें कोशिका और कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है, कोशिका एवं कोशिकांग। अध्ययन। तो देखो साइटोलॉजी क्या है या कोशिका विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका एवं कोशिकांगों के कार्यों का अध्ययन या कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है, कोशिकांगों का अध्ययन। अब इसमें अध्ययन किस रूप में होगा? संरचना और कार्य, है ना, किसके रूप में जो अध्ययन होगा? संरचनात्मक और क्रियात्मक, या जो भी ये इसमें दे रखा है संरचनात्मक क्रियात्मक अध्ययन जो किया जाएगा उसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिकांगों कोशिका और कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब देखो इसमें संबंधित कुछ वैज्ञानिक भी है, उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। कुछ वैज्ञानिक भी है, जैसे मान लो एक इससे संबंधित वैज्ञानिक है, कोशिका से संबंधित है, ठीक है। एक वैज्ञानिक है जो है सीपी स्वानसन, वैज्ञानिक क्या है? सीपी स्वानसन, सीपी स्वानसन। देखो इससे सीपी स्वानसन, इसे कोशिका का या आधुनिक कोशिका का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। कोशिका का जनक, फादर ऑफ सेल, कोशिका का पिता या फादर ऑफ सेल कहा जाता है किसको? सीपी स्वानसन को। ध्यान दे, जो सीपी स्वानसन है ये यूनिवर्सल है, पूरे विश्व में कोशिका का जनक इसको माना जाता है। आधुनिक कोशिका का जनक भी इसे कहा जाता है, सीपी स्वानसन को, ये कोशिका का जनक है। अब बात आती है, अगर ये यूनिवर्सल जनक है तो भारतीय कोशिका का जनक कौन है? तो भारतीय कोशिका का जनक है ए.के. शर्मा, ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा को भारतीय कोशिका का जनक, भारतीय कोशिका का जनक। अब बात आती है, तो भारतीय कोशिका का जनक कौन हो गया? ए.के. शर्मा, ए.के. शर्मा। तो ये तो देखो, अब ये जो कोशिका के बारे में, ये जो कोशिका के जो कुछ परिभाषा के बारे में, संबंधित वैज्ञानिक के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। अब हम कुछ पॉइंटों में कोशिका को पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन, हर प्रकार के कंपटीशन को देखते हुए इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो परिभाषा हो गई, मास्टर मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है। ये किसमें निहित होता है? कोशिका के अंदर, कोशिका में भी कहा होता है, केंद्र में निहित होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। और कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? और कोशिका विज्ञान से संबंधित जो जनक है, एक तो जैसे यूनिवर्सल जनक सीपी स्वानसन, और भारतीय कोशिका के जनक है ए.के. शर्मा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कोशिका की खोज की। एक बार थोड़ा इसको अगर आप उतारना चाहें तो इसको देख लो, ठीक है। तो ये आप इसको नोट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसके अंदर होंगे आपके कोशिका से संबंधित। अब आती है कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल्स।
कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। डिस्कवरी ऑफ सेल्स, कोशिका की खोज। तो देखो कोशिका की खोज, देखो जीव विज्ञान हो या कोई विज्ञान है, वैज्ञानिक तर्क वितर्क देखते हुए, कुछ प्रक्रम को देखते हुए पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी को पारंगित होने पर, वास्तविकता सत्यता में आने पर उसे अपन कहा जाता, अपन कहते हैं उसको खोज कहते हैं। तो कोशिका की खोज भी एक ऐसे ही प्रक्रम है। कोशिका की खोज से संबंधित वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। देखो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी और इनके द्वारा ये खोज थी निर्जीव कोशिका। ये कई बार पूछ लिया जाता है, निर्जीव कोशिका की, निर्जीव कोशिका के रूप में। ये जो खोज थी वो किस रूप में थी? निर्जीव कोशिका के रूप में, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब देखो इसकी कहानी के रूप में एक मैं आपको एक थोड़ा समझाता हूं कैसे क्या है। देखो रॉबर्ट सर क्या कर रहे थे, रॉबर्ट सर जब एक पहले प्राचीन काल के अंदर क्या कि जैसे बोतल है, बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगाते थे वो जो आज आधुनिक जो अपन कोरे की गेंद बोलते हैं, है ना, वैसे लकड़ी के बुरादे का ढक्कन लगाते थे बोतलों पे। तो रॉबर्ट सर ने क्या किया, जब उसने बोतल पर ढक्कन लगाया तो ढक्कन लगाने के बाद में किसी को वो जो ढक्कन भीग गया, भीगने के बाद में वो बोतल के अंदर टाइट हो गया, मतलब वापस नहीं निकला। अब उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हुआ कि जब ये ढक्कन सूखा था तब तो इसके अंदर आसानी से आ जा रहा था, लेकिन अब ये जो इसके अंदर गीला होने जो है भीगने पर ये टाइट हो गया। तो उन्होंने देखा ऐसा क्या हुआ, तो कोरक के अंदर जो है कोरक के अंदर इसकी खोज की गई थी, तो और उसको नाम दिया गया था सेलुला। तो जो है निर्जीव कोशिका के रूप में खोज, और एक किसमें की गई थी? कोरक के अंदर है ना, कारक बोलते इसके अंदर, कारक के अंदर ये खोज की गई थी। और पादप कारक के अंदर खोज की गई थी और इसको नाम दिया गया था सेलुला। क्या नाम दिया गया था? सेलुला नाम दिया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको नाम चला। अब कैसे, जब उन्होंने इसका सेलुला नाम कैसे दिया, जब इसने जो ढक्कन को खुद के स्वयं के निर्मित माइक्रोस्कोप में देखा तो मधुमक्खियों के छत्ते के समान उसमें छिद्र दिखाई दिए, पोर दिखाई दिए, और उन पोरों को, है ना, कोरक के अंदर जो पोर जो छिद्र दिखाई दिए, क्या दिखाई दिए? सूक्ष्म छिद्र दिखाई दिए, और उन सूक्ष्म छिद्रों को नाम दिया सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। ठीक है, ये जो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये वर्णन कहाँ मिलता है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर कोशिका के जो वृत्तांत या कोशिका के बारे में जानकारी जो रॉबर्ट हुक सर द्वारा दी गई थी वो किस में मिलती है? माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर मिलती है। तो देखो दोस्तों, ये जो खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी वो निर्जीव कोशिका के रूप में थी। अगर अब ये क्वेश्चन जो कैसे बनता है, कोशिका की खोज की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन ये बन जाए कि सजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी,
तब ये क्वेश्चन ये नहीं आएगा, मतलब इसका जो है वैज्ञानिक नहीं आएगा, अगला वैज्ञानिक आएगा। तो लगभग जैसे मान लो लगभग ये तो 1665 की बात है, तो लगभग कितने वर्ष बाद, लगभग 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कौन से वैज्ञानिक, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक, ये थोड़ा सा दे लेना, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक। देखो यहाँ तो है होकर, यहाँ है हुक, यहाँ तो क्या है होकर, यहाँ क्या हुक। ये कब 1676 में, 1676 के अंदर, 1676 के अंदर। देखो इसमें डायरेक्ट आपको जो है कई चीजें बताते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, इसमें दांतों की काई, पस दांतों की काई में कहा की गई थी, दांतों की काई, दांतों की काई के अंदर ये खोज की गई थी, दांतों की काई। अपन जो दांतों का जो ऊपर का जो लेयर होती है उसको काई बोलते हैं। तो देखो एंटी वॉन ल्यूवेनहोक सर ने क्या किया, इन्होंने देखो शोभा के दांत में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, तो इन्होंने क्या किया, इनके जो दांत की, अपने दांत की किसी कारण से जो है दांत की काई को इसने उतारा, और दांत की काई को उतार करके उनको उन्होंने स्वयं के द्वारा निर्मित जो माइक्रोस्कोप से देखा, तो माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने उसके माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई दिया, एक जंतु सदृश रचना दिखाई दी, जो जंतु सदृश रचना दिखाई दी, उस जो है उसे नाम दिया इन्होंने एनिमलक्यूली, सूक्ष्म जीव सदृश रचना दिखाई दी, तो इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूली, एनिमलक्यूली नाम दिया। तो ये जो एनिमलक्यूली क्या थी, एनिमलक्यूली क्या थी, सूक्ष्म जीव सदृश रचना, सूक्ष्म जीव सदृश रचना, ये क्या थी, सूक्ष्म जीव सदृश रचना थी। ये जो सूक्ष्म जीव सदृश रचना थी क्या थी, जो सूक्ष्म जीव सदृश रचना थी उसको नाम दिया उसने एनिमलक्यूली, क्या नाम दिया, एनिमलक्यूली। या इसको ऐसे कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव सदृश रचना दिखाई दी और उसको नाम दिया इसने एनिमलक्यूली, क्या नाम दिया, एनिमलक्यूली नाम, एनिमलक्यूली नाम या शब्द किसने दिया, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने। बाद में देखो इसकी खोज जीवाणु के रूप में, बाद में इसको किस किस के रूप में, जो इसको किस रूप में जाना जाने लगा, देखो जीवाणु, सूक्ष्म जीव है जीवाणु के रूप में, या शुक्राणु आदि के रूप में। तो देखो अगर कई बार आ जाता है तो ये कई नाम दिए गए, सूक्ष्म जीव है जो है, कई बार आ जाता है किस सूक्ष्म जीव की खोज सर्वप्रथम हुई, तो वो हुई जीवाणु की, किसकी हुई, जीवाणु की। कहा किस रूप में, एनिमलक्यूली के रूप में। या जीवाणु की खोज किसने की, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज या शुक्राणु के बारे में किसने बताया, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने बताया। जो भी है इसके अंदर क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने और इनको समझने की कोशिश करें। तो देखो कोशिका की खोज, अब आता है इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत अच्छा टॉपिक है, चाहे आपके जेट हो, चाहे आपकी रिट हो, या कोई टीचर अध्यापक, या कोई नीट, एनी XYZ कोई भी कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन बन जाते हैं। बोर्ड के एम्ब्रोलॉजी के अंदर भी ये क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं समझे कि बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में भी यही है। तो कोशिका एक सदाबहार टॉपिक है, हर कहीं आता है, बोर्ड में भी आता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका बनता है, और कंपटीशन में तो ऑल कंपटीशन में इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो बेटा, इसमें जो बात आती है कोशिका की खोज किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, किस रूप में, निर्जीव कोशिका के रूप में, कहाँ की गई, पादप कारक के अंदर, या जिसे बार क्या छोटा बोलते हैं उसके अंदर। फिर इसके बाद में ये तो जो है इसको नाम दिया गया सेलुला, सूक्ष्म छिद्रों को मधुमक्खियों के छत्ते के समान होते थे। किस किताब में, माइक्रोग्राफ या बुक के अंदर। सजीव कोशिका की खोज, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये इन्होंने एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने जो खोज की थी किसके रूप में, सजीव कोशिका, सजीव कोशिका के रूप में। ये इन्होंने जो खोज किसके रूप में की थी, सजीव कोशिका के रूप में, सजीव कोशिका के रूप में। तो सजीव कोशिका के रूप में कोशिका खोज किसने की, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने। क्वेश्चन क्या बनता है, कोशिका खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन क्वेश्चन ये भी बनता है सजीव कोशिका की खोज किसने की, तब रॉबर्ट हुक नहीं आएगा, तब आएगा एंटी वॉन
ल्यूहोक आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, कोशिका की खोज से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन बन गए। तो अब देखो, तो ये कोशिका खोज हो गई। अब आते हैं कोशिका का आकार, आकृति या शेप। कोशिका का आकार, आकृति या शेप। तो ये कोशिका के इतिहास संबंधित दो मेन वैज्ञानिक है, इसको आप हल्के में न लें, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। एक बार देख लो इसको ध्यान से। हाँ बेटा, ये तो कोशिका खोज के बारे में थी। अब आते हैं कोशिका का आकार। देखो एक बार मैं इसको बता देता हूँ। ये जो है ये आपके जो है बोर्ड क्लास निट रिट टीचर्स एंड अदर कंपटीशन। बोर्ड निट रिट टीचर्स अदर कंपटीशन। ठीक है, ये इसके अंदर आपके इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो बात कर रहे थे अपने कोशिका के आकार की, कोशिका का आकार या आकृति। कोशिका का आकार, इसको अपन बोलते हैं शेप। सेल्स, कोशिका का जो शेप, आकार। अब देखो सुनो, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से भी बनने के चांस है। कोशिका का आकार देखो, सजीवों में कोशिका छोटे रूप में भी होती है, बड़े रूप में भी होती है, लंबाई में भी होती है, मोटाई में भी होती है, कई होती है। एक कोशिकीय जीव में भी कोशिका होती है, बहुकोशिकीय जीव में भी कोशिका होती है। जीव कोशिका के आधार पर एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो हम कोशिका के आकार का अध्ययन करते हैं। देखो बेटा, कोशिका की जो बात करें अपन, तो कोशिका जो है वो एक सूक्ष्म आकार से लेकर बड़े आकार तक होती है। सामान्यतः कोशिका का जो आकार है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 सेमी तक होता है। 15 सेमी तक, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 15 सेमी तक होता है। कैसे, मैं भी आपको बताता हूं। कोशिका का जो आकार देखो, जैसे मान लो अपन बात करें भाई सर, आप सबसे छोटी कोशिका जो ये हो गई आपके सबसे छोटी कोशिका, तो जैसे सबसे छोटी कोशिका हो गई, तो ये सबसे छोटी कोशिका हो गई माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई। वो लगभग कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई। तो सबसे छोटी कोशिका है। ये पादपों में भी गिनती में आती है और जंतुओं में काउंटिंग होती है, तो सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका, जैसे अपन जनरल बात करें, सबसे बड़ी कोशिका तो जंतुओं में अलग होती है, पादपों में अलग होती है। जंतुओं में लगभग जो शुतुरमुर्ग का अंडा, अब ये देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ एक जो है ये शुतुरमुर्ग का अंडा 15 सेमी का होता है। लेकिन अब
जब से एक धारावाहिक आया था अक्षय कुमार का खतरों का खिलाड़ी, उसमें वास्तव में उसकी शुतुरमुर्ग के अंडे की जो शेप देखी तो वो शेप कितनी 15 से 9 करके कितनी पाई गई, 16 सेमी पाई गई। कितनी पाई गई, तो 16 सेमी। अब ये ज्यादा सही है, शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना है, 16 सेमी। तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका का आकार कितना है, 16 सेमी, न कि 15 सेमी। ठीक है, ये पहले किताबों में 15 सेमी दे रखा था, अब ये काउंट हो रहा है 16 सेमी। तो 15 16 आ जाए तो 16 ज्यादा सही है। किताबों में, ऑथेंटिक किताबों में, बोर्ड किताबों में पहले ये लिखा हुआ था, लेकिन अभी जैसे मानो मैंने कहा कि वो अक्षय कुमार जो फिल्म स्टार है, उसने एक धारावाहिक बनाया था खतरों के खिलाड़ी, तो उसने शुतुरमुर्गों के साथ में शूटिंग की थी, तो उसमें अंडे की फिर जिक्र चला था, तो 16 सेमी पाया गया। तो आप कृपया ध्यान दें, सभी स्टूडेंट्स इस पे ध्यान दें कि ये जो कोशिका आकार कितना होता है, 16 सेमी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखो मैं बात करता हूं, अब बात आती है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, तो बेटा जो सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी जो कोशिका है वह है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा लेवाई, माइकोप्लाज्मा लेवाई, ये सबसे छोटी कोशिका है। अब बात आती है सबसे बड़ी जंतु कोशिका, तो इसका आकार कितना हो गया, 0.1 माइक्रोमीटर, लगभग ये होता है, लगभग, है ना, बड़ा भी हो सकता है, कई बार किताबों में 0.5 भी दे देता है, लेकिन अभी ऑथेंटिक। अच्छा, अब आता है सबसे बड़ी जंतु कोशिका। सबसे बड़ी जंतु कोशिका, देखो भाई ध्यान से सुने, सबसे बड़ी जंतु कोशिका, लंबी नहीं, सबसे बड़ी, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना, 15 सेमी नहीं, 16 सेमी। नारियल की जितनी साइज होती है, जो नारियल होता है लगभग उसकी साइज होती है, तो ये 17 सेमी होता है। अब आती है सबसे सॉरी, ये क्या है, सबसे बड़ी, ये है सबसे बड़ी, अपन बात करें सबसे बड़ी। अब आती है सबसे लंबी, सबसे लंबी जंतु कोशिका। देखो दोस्तों, कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हमें आप इसको अड़के में न लें, हर चीज को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। देखो, अब सबसे लंबी जंतु कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी जंतु कोशिका तंत्रिका कोशिका। देखो दोस्तों, तंत्रिका कोशिका, आपने सुना होगा कि जो प्रेरक तंतु, जैसे उद्दीपनों को अपने अंग से मस्तिष्क ले जाने का काम कौन करती है, तंत्रिका कोशिका। तो ये क्या होती है, सबसे लंबी जंतु कोशिका। लंबी होती है भाई, बड़ी नहीं, बड़ी तो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये प्राणी के हिसाब से है, जैसे कोई प्राणी मनुष्य, तो मनुष्य के हिसाब से, हाथी के हिसाब से, चूहे के हिसाब से होती है, तो लेकिन व्यक्ति जो जाति विशेष में ये लंबी होती है। अब आती है सबसे लंबी पादप कोशिका। देखो बेटा, सबसे लंबी पादप कोशिका, सबसे लंबी पादप कोशिका, पादप कोशिका, तो ये एसिटाबुलेरिया सेवाल। कौन सी सेवाल, एक कोशिकीय है। सूत्र देखो, अंडा, यहाँ ये अंडा क्या है, एक कोशिक है, बहुकोशिक। आपको ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं। कई बार जैसे क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जैसे मनुष्य के जो अंडा है, मनुष्य का मानव मादा में जो अंडा पाया जाता है वो 0.05 म्यू माइक्रोमीटर का एक कोशिकीय होता है। एक कोशिका होता है। ये मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये बड़ा जो है, मनुष्य में जो मादा होती है उसके अंडे का आकार है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा 15 सेमी का है, तो वो कितनी कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, कैसे क्या होता है।
तो यहाँ आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? अंडा चाहे किसी का ही हो, अंडा चाहे किसी का ही हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो एक कोशिकीय होता है। तो ये भी क्या है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। क्या है? एक कोशिका। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, ये कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कंफ्यूज क्वेश्चन, तो ये ध्यान देने की बात है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिका है, मानव मादा का अंडा भी क्या है? एक कोशिका था। अब आता है सबसे लंबी सबसे बड़ी, पहले बड़ी सबसे बड़ी पादप कोशिका। तो सबसे बड़ी पादप कोशिका लेंगे अपन। तो सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटाबुलेरिया सेवाल, ये भी एक कोशिका है। इसका आकार कितना है? लगभग 10 सेमी। एक कोशिका है, लगभग कितनी होती है? 10 सेमी। अच्छा, ये तो हुई सबसे बड़ी पादप कोशिका। अब आता है सबसे लंबी पादप कोशिका। देखो बेटा, सबसे लंबी, सबसे लंबी पादप कोशिका, देखो दोस्तों, यह है फ्लोएम रेसे। जैसे आपने पूछा है सरकंडा है, उसमें मूंज होती है तंतु, वो फ्लोएम रेसे, बास्ट तंतु, वो सबसे लंबे पौधे के हिसाब से तंत्रिका कोशिका होती है वैसे। अब एक भाई किस पौधे में, जैसे मान लो इसमें तंत्रिका कोशिका जंतु के हिसाब से, तो इसमें है फ्लोएम रेसे। क्या है ये? फ्लोएम रेसे है ये, फ्लोएम रेसे, या इनको बोल सकते हैं अपन बास्ट तंतु। प्रत्येक पादप के अंदर बास्ट तंतु सबसे लंबे होते हैं। अब एक पौधा है बोहेमेरिया नीविया, बोहेमेरिया नीविया, इसमें ये 22 सेमी से 52 सेमी तक इसकी लंबाई होती है। 22 सेमी से 52 सेमी तक, 22 सेमी से 52 सेमी तक इसकी क्या होती है? लंबाई होती है बोहेमेरिया नीविया में। वैसे जनरली अगर क्वेश्चन आता है तो फ्लोएम रेसे, बास्ट तंतु, ये सबसे लंबे पादपों में होते हैं। तो देखो दोस्तों, ये अपन बात कर रहे थे किसकी? कोशिका के आकार की। भाई कोशिका की साइज है, बहुत अच्छा टॉपिक है। पॉइंट ये जो कई किताबों में 0.5 भी दे रखा है, लेकिन अपने एक ही लेंगे। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 15 सेमी तक होता है। शुतुरमुर्ग में पहले 15 सेमी दे रखा था, लेकिन अब ये 16 सेमी है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेटलेवाई, सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी लंबी जंतु कोशिका है तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी है आपके सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटाबुलेरिया सेवाल, सबसे लंबी पादप कोशिका फ्लोएम रेसे, बास्ट तंतु ये किसमें? बोहेमेरिया नीविया पौधे के अंदर सबसे लंबे पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है कोशिका का आकार हो गया। अपन ने भी पढ़ी कोशिका के बारे में जनरल जानकारी, परिभाषा, कोशिका की खोज, अब कोशिका का आकार। देखो एक बहुत अच्छा टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं पर कोशिका सिद्धांत। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोशिका सिद्धांत। एक बार आप इसको सभी नाम जो है उतार लें, ठीक है, अगर कॉपी पेन में। अच्छा टॉपिक है, नोट आउट कर लें इसको, ठीक है। सॉरी,
देखो दोस्तों, अब बात आती है, एक अच्छा टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत बहुत अच्छा टॉपिक है। अब बात आती है कोशिका सिद्धांत क्या है और ये किस कोशिका के लिए लागू होता है। जंतु कोशिका के लिए लागू होता है, पादप कोशिका के लिए लागू होता है। देखो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत दोनों ही कोशिकाओं के लिए लागू होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। क्योंकि जब कोशिका सिद्धांत के लिए जो सेमिनार बैठा था, तो उनमें एक विशेष वैज्ञानिक या श्रेष्ठ वैज्ञानिक पादप वैज्ञानिक थे, मैथियास स्लाडेन, और जंतु वैज्ञानिक थियोडोर सवान। दोनों ने मिलकर के ये कोशिका सिद्धांत दिया था, तो दोनों पे लागू होता है। तो कोशिका सिद्धांत ये जो है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन सलाडेन एवं सवान के द्वारा कब दिया गया, 1838 और 1839। अब देखो, कई बार ये बात आ जाती है सब 38 में दिया था या 39 में दिया था। जो कई बार वैसे लागू ये सही माना जाएगा 39, नहीं, प्रारंभ 48 में होता है। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ जांच होती है या कुछ परिकल्पना होती है, उसके बारे में काफी टाइम लगता है। तो ये था कोशिका सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया, स्लाडे और सवान के द्वारा दिया गया। अब इसमें देखो, ये जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन दोनों वैज्ञानिक में जो था कौन सा, ये मैथियास स्लाडेन, मैथियास जो स्लाडेन, इन्होंने काम किया था 1838 में। ये क्या थे, पादप विशेषज्ञ या पादप वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, पादप वैज्ञानिक, ये पादप विशेषज्ञ थे। सवान, ये क्या थे, थियोडोर सवान, थियोडोर सवान, इन्होंने काम कब किया, 1839 में। और ये क्या थे, जंतु विशेषज्ञ, जंतु वैज्ञानिक। देखो दोस्तों, आजकल जो कंपटीशन में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कोशिका सिद्धांत में जंतु से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक था और पादप से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक था। आपके दोनों ऑप्शन आएंगे, उसमें एक आएगा स्लाडेन, बाएगा स्वान, और साएगा एयरबैग दोनों, और दाएगा दोनों में से कोई नहीं। तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये बात ध्यान रखने की है, पादप विशेषज्ञ क्या था, मैथियास स्लाडेन, और जंतु विशेषज्ञ कौन था, थियोडोर सवान। आया हुआ क्वेश्चन है, अभी लास्ट कई एग्जाम में आया था, चाहे सेकंड ग्रेड में आया हो, चाहे किसी टीचर एग्जाम में आया हुआ है ये। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला लास्ट एग्जामों में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। तो स्लाडेन और सवान, मैथियास स्लाडेन पादप विशेषज्ञ था, और थियोडोर सवान, या इसमें ऑप्शन को चेंज ऐसे कर देंगे, स्लाडेन या मैथियास स्लाडेन, दो लिख देंगे, यही स्लाडेन की, आप वहां भी कंफ्यूज होंगे। इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से पढ़े, पूरा नाम ध्यान में रखें, ठीक है भाई। अब आता है कि साहब, ये तो था कोशिका सिद्धांत संबंधित वैज्ञानिक है। अब ये जो निम्न पॉइंट है, इससे निम्न बिंदु, कोशिका सिद्धांत के निम्न बिंदु है, सिद्धांत के क्या है, निम्न बिंदु है, कोशिका सिद्धांत के निम्न बिंदु है। कौन कौन से, देखो अभी मैं कई आपको कंफ्यूज बातें बताऊंगा, बच्चे गलती करते हैं और ये अमूमन गलती होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कोशिका सिद्धांत की सबसे बड़ी बात तो क्या है कि कोशिका सजीव का निर्माण कोशिका एवं उसके उत्पादों से होता है। तो पहला बिंदु तो क्या है, सजीव का निर्माण कोशिका एवं उनके कोशिकांगों
के उत्पादों से। कोशिका का जो निर्माण है, सजीव का निर्माण कोशिकाएं उनके उत्पादों से होता है। पहली बात तो ये, चाहे सजीव जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका, दोनों में लागू होती है। दूसरी बात, कोशिका का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका का निर्माण कोशिका से होता है। यहाँ एक अपवाद है, मैं आपको एक समझाऊंगा, पहले अभी थोड़ा देखने पर। फिर यहाँ तीसरा बिंदु है, कोशिका चाहे जंतु पादप हो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। आनुवांशिक पदार्थ होता है पदार्थ डीएनए एवं आरएनए उपस्थित। और कोशिका जो जीवन के सातत्य निरंतरता को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन निरंतरता, सातत्यता कंटिन्यूटी, निरंतरता एवं उद्भव कोशिका द्वारा संभव। तो बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता और उद्भव किसके द्वारा? कोशिका द्वारा ही संभव होता है। ये कोशिका सिद्धांत के हैं। अब देखो, मैं यहाँ एक बात, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। ये जो है इस सिद्धांत में ये बातें हैं, कई बार अभ्यास के अंदर ये भाई कोशिका सही है गलत है कैसे भी क्वेश्चन बनता है। जीवन का सजीव का निर्माण कोशिका उनके उत्पादों से होता है, ये सिद्धांत की बात है। कोशिका का निर्माण कोशिका से होता है। यहाँ एक बात और कह रहा हूं मैं, देखो निर्माण कोशिका का कई बार आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। यह बात कोशिका सिद्धांत में लागू नहीं होती है और अपने कोशिका सिद्धांत की से मेन बात मान लेते हैं जो गलत है। केवल इसमें ये लिखेंगे कोशिका का निर्माण कोशिका से होता है, जबकि ये नहीं कि जनक कोशिका से या पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। हालांकि बात सही है, लेकिन कोशिका के जो सिद्धांत देते समय ये नहीं दी गई थी, क्योंकि रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा, किसके द्वारा? एक वैज्ञानिक था रुडोल्फ विर्चोव, मैं यहां बता रहा हूं, रुडोल्फ विर्चोव ने कब जो है 1855 में यह कहा था कि कोशिका की उत्पत्ति सेलुला या इसको ऐसे दिया था उसने, ओमनीज सेलुला रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। इसका मतलब होता है संतति कोशिका का निर्माण
जनक या पैतृक कोशिका से। अब देखो इसमें समझो, देखो रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया, ओमनी सेलुलर सेलुलर संतति कोशिका का निर्माण जनक कोशिका से होता है, ये बताया रुडोल्फ विर्चोव ने। ये जो बात अपन यहाँ नहीं लिखेंगे कोशिका सिद्धांत में, क्योंकि कोशिका सिद्धांत तो कब दे दिया गया था, 38 और 39 में दे दिया गया था, जबकि ये जो ओमनी सेलुलर संतति कोशिका का निर्माण जनक कोशिका से, ये रुडोल्फ विर्चोव ने कब बताया था, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था 1855 में। इसलिए कई स्टूडेंट्स या कई टीचर्स भी ये गलती कर देते हैं कि कोशिका सिद्धांत के अंदर इसको लिखा देते हैं कि संतति कोशिका का निर्माण जनक कोशिका से होता है। ये कोशिका सिद्धांत की बात नहीं है, ये बात की थ्योरेटिकल दी गई बात है। इसलिए कई बार इस पर ही जो कई बार जैसे मान लो इसमें एबीसीडी 4 क्वेश्चन बना देते हैं, वो निम्न में से कौन सा सत्य है कौन सा गलत है, सही कर्मों को छांटिए, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक मैं आज बता रहा हूँ वहां से प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन बनने के चांस है। तो ये भाई कोशिका सिद्धांत संबंधित है। अब कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, अपवाद, ये देखो अपवाद नहीं है, लेकिन ये बाद में